तो मैं वो बता रहा था आपको कि वो मैं कपड़े में ले आया और माधव जी ने इतनी बड़ी मतलब मेरे लिए वो किया। और फिर क्या होता है राजेश जी कि एक रिलेशन जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे उनको ये होता है। लेकिन मेरा एक बैड लक ये रहा कि अगर सावन बन जाती, सावन में लेके मैं सचिन जी को, मैं उनका पूरी ज़िंदगी ऋणी रहूँगा। उन्होंने मुझे जिस तरीके से कोऑपरेट किया, रुपए पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरे को हर तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, डेटों का मैनेज करना, मतलब मैं समझता हूँ कि ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखे। मेरे को उन्होंने बहुत खुश रखा। लेकिन मेरा बैड लक, मेरी पिक्चर नहीं बनी। और जिस पिक्चर की मैंने हेमा जी को बात की, उनका नाम था इंसाफ का सूरज, उसका टाइटल था। अच्छा। वो उसमें मैं हेमा जी को कभी नहीं भूल सकता। इतनी बड़ी लेडी, इतनी ग्रेट लेडी, और उन्होंने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, मुझे उन्होंने, मैं तो समझता हूँ कि इतना साथ कोई आर्टिस्ट दे सकता है तो सिर्फ हेमा जी हो सकती हैं। बड़ी बात है। और उनका प्रोड्यूसर जो वेद प्रकाश मेरे पास ये प्रोजेक्ट लेके आया, और वो प्रोजेक्ट मैंने किस मेहनत से बनाया, उसमें फिर ओपी राय जी का जुड़ना, हाँ, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन मेरी ही किस्मत ख़राब थी कि मैं वो नहीं कर पाया। क्योंकि इधर सर आपको बहुत बड़ा और बड़ा बनना था। मैं और बड़ा बन पाया कि नहीं बन पाया उसका मालूम नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। और अच्छी बात यह है सर कि आप जो धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसने अच्छा किया उसका मेंशन करना कि नहीं ये अच्छे व्यक्ति थे, मेरे दिल से उनके लिए इतनी वो निकल रही है। वो जो प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी यहाँ आए एंजॉय करने कि यार रहेंगे मुंबई में, थोड़ा घूमेंगे, खर्चा करेंगे, ये रहेंगे, वो आपके घर के लिए पैसे दे करके चले गए। सोचिए क्या व्यक्ति होंगे वो। अरे सर, वो व्यक्ति हैं, और मतलब वो ऐसे हैं कि मेरी बेटी की शादी थी जी, वो आए, वो तो आना ही था उनको। आते ही मैंने बोला भाई साहब इधर आओ, ये जितना इंतजाम है आप थोड़ा संभाल लीजिए, क्योंकि उनके होटल्स भी हैं। सर वो ऐसे खड़े रहे जैसे वो मेरे चौकीदार हैं। किसको क्या सर्व होना है, किसको क्या नहीं होना है, किसको ये नहीं होना है। और फर्स्ट रोटी के पूरे पैसे उन्होंने खर्च किए, मुझसे नहीं लिए। बोले यार मेरी बेटी नहीं है क्या। तो वो ऐसे लोग नसीबों से मिलते हैं। क्या बात है। मैं खुश नसीब हूँ कि वो मेरे पास हैं। वाह वाह। सर आपने एक फिल्म और की है अनुपम खेर जी के साथ। जी 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 वो भी याद है क्या एक्चुअल में। अनुपम खेर जी, मैं आपको बताऊं, एक पिक्चर और क्या की है, मेरी रिलीज ही वो पिक्चर हुई है, बाकी कोई बनी नहीं, कोई रिलीज नहीं हुई। एक ही इकलौती पिक्चर रिलीज हुई है जिसका टाइटल था गोरी। और देखिए बिंदु जी उसमें भी थी, मैंने उनको नहीं छोड़ा कभी। उसमें मैं एक घटना आपको बताता हूँ कि मैं एक रोल में अनुपम खेर जी को लेना चाहता था। और अनुपम खेर जी बहुत ही नॉर्मल इंसान है, बहुत बड़े स्टारडम में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। आज भी वो बहुत नॉर्मल है। उन दिनों तो उनकी सारांश और एक पिक्चर और आई थी, बाकी कुछ शूट चल रहा था। तो मैंने कहा यार मैं इनको लूँगा एक रोल में। तो मैंने क्या किया, एक मेरे दोस्त हैं मुसर्रत नाम है, मेकअप मैन है, वो अनुपम खेर के दोस्त हैं, दोनों साथ भी रह चुके हैं। मैंने उसको मेकअप मैन सिर्फ इसलिए लिया कि वो अनुपम खेर दिला देगा मेरे को। ये स्ट्रेटजी थी वहाँ। तो मैंने कहा यार तू मेरी पिक्चर एज ए मेकअप मैन कर ले, लेकिन मेरी इतनी हेल्प कर देना। बोला हाँ मैं कर दूंगा। तो मैं उनके थ्रू अनुपम खेर साहब को लिया और उन्होंने रोल सुना, बोले ठीक है मैं करूँगा। तो वो हुआ यूँ कि अब पिक्चर वो भी बहुत लेट बनी, ऐसे करते करते। खेर साहब भाई स्टार थे, बहुत बड़े।
मेरी पिक्चर बनते बनते वो सुपरस्टार हो गए। वाह। तो मैं परेशान, भाई सुपरस्टार हो गए, अब मेरा क्या होगा? मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, समझो वो मेरे पास 10 रुपए में थे और वो लेने लगे 50। तो 10 रुपए का आदमी जब 50 रुपए लेगा तो मेरा क्या होगा? तो मैंने क्या किया साहब, पैंतरा एक चला। और वो पैंतरा ये था कि जैसे ही उनकी सुभाष घई की पिक्चर लगी, कर्मा आई थिंक, मैं तुरंत खेर साहब के घर पहुंचा। जी। मैं सर बधाई हो, आपकी पिक्चर रिलीज हुई है। तो मैंने जो 5 रुपए, मैंने कहा आपके 7 रुपए। खुद ही बोल दिए। खुद ही बोल दिए। तो बड़ी तेज हंसे वो भी, कह रहा समझ गया मैं क्या, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा बस। तो बोले ठीक है। तो वो उन्होंने मेरे को आगे कुछ बोला ही नहीं। अब पिक्चर बड़ी बड़ी पिक्चरें उनके पास आ गई, तो उनके भाई हैं राजू खेर, वो भी मेरे दोस्त बन गए। तो मैं डेट खेर साहब से डायरेक्ट तो ले नहीं पाता था, उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। तो मैं कभी मुसर्रत को पकड़ता था, कभी राजू को पकड़ता था, ऐसा सेटिंग करके मैं अपनी डेटें कैसे भी करके वो मैनेज उनसे कर रहा था। पिक्चर कंप्लीट हुई, थोड़ा टाइम लगा। अब पहले ना राजेश भाई क्या चलता था, जब हम आर्टिस्टों को लेते थे तो एक लैब लेटर देते थे उनको, हाँ। कि भाई इतने पैसे हम आपको लैब पे देंगे। लैब की सिक्योरिटी ये होती थी कि अगर वो पैसा आपने जमा नहीं कराया तो प्रिंट नहीं मिलेगा। तो हमने उनको कुछ लैब लेटर दे दा के हमने पिक्चर तो कंप्लीट करा ली। डबिंग कैसे हो, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैं फिर बिंदु जी के पास गया। बिंदु जी। हाँ, मैंने कहा बिंदु जी एक प्रॉब्लम है। क्या? हमने कहा वो आपको एक लैब लेटर दिया हुआ है हमने, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। बोले फिर? हमने कहा कुछ कम कर दूं? हमने कहा हम दे ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो तुमने मुझे लेटर दिया है उसकी कॉपी ले आओ। मैं लेके गया, उन्होंने उस पर रिसीव करके बोला जा लैब को दे के मेरी तरफ से, और डबिंग बता दे कभी है। वाह। अब वो जो लेटर मेरे को मिला, मैंने कहा अब तो कुछ भी हो सकता है। वो लेटर लेके गया मैं सदाशिव के पास, वो भी मेरी पिक्चर में। अच्छा। सदाशिव की हुकूमत हिट हो चुकी थी, बहुत बढ़िया। इनकी डॉक्टर डैन हिट हो चुकी थी। हाँ। उनके भी मैंने पैसे बढ़ाए थे इसी तरीके से। तो मैंने कहा सदा जी देखो, मैं बिंदु जी से लेटर ले आया हूँ और ये है, और एक आप भी दे दीजिए, और कुछ पैसे हमने उनको कैश दे दिए कि ये रख के आप लेटर दे दो, हम दे नहीं पाएंगे। उन्होंने भी दे दिया। अब मैं जमा करके हिम्मत जुटा रहा हूँ खेर साहब के पास जाने के लिए। ये सब हो जाने के बाद हम लोग खेर साहब के पास गए। खेर साहब ने कहा कि एक काम करो, राजू से बात कर लो। अच्छा। राजू ने बोला एक काम करो, डबिंग की डेट बताओ आप मेरे को। डबिंग की डेट। डबिंग की डेट। तो हमने कहा भी डबिंग की डेट तो ये है, लेकिन हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमने कहा ये लेटर आ गए हैं, एक आप भी दे दो। बोले तेरा लेटर हमने जमा ही नहीं कराया खेर साहब ने, अच्छा। लैब में ही नहीं दिया। अच्छा। जा बोले कर ले। वाह 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 वाह। तो ऐसे कहाँ मिलेंगे सर? इस तरह नैया पार लगा। तो मैं अनुपम खेर साहब का ताजिंदगी उनका भी इसलिए रहूँगा कि देखिए साहब, यहाँ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, उन्होंने लेटर मेरा जमा ही नहीं कराया। कोई मेरे ख्याल है उनके पास उन्होंने रखा कि नहीं रखा मालूम ही नहीं, और उन्होंने मेरी पूरी डबिंग कर दी। अब ये मेरी बदनसीबी थी कि साहब मैं एज ए डायरेक्टर सक्सेस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि शायद मेरे नसीब में ये गीतकारी ये लिखी लिखा थी, था। मुझे इधर आना था। और एक चीज़ बीच में मुझे एक याद आ रही है कि देखिए यहाँ शिकायतें बहुत करते हैं, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं, मतलब ये सारी बातें हो सकता है किसी के लिए गलत भी हों। तो राजेश भाई, जैसे मैंने बीच में भी एक बार बोला, वो जो पैंतरे वाली बात है जी। उसमें मैं एक बात मैं आपको बताऊं कि जी।
आप जैसे हेमा जी की बात थी, जी मेरा कोशिश था वो कि मैं कैसे भी करके उनको अपनी पिक्चर में लूं, जी लेकिन मेरा टारगेट ये था कि एक अच्छे कलाकार के साथ अगर मेरी पिक्चर आएगी तो मेरा करियर बनेगा। जी तो उसमें हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे भी करके अपना काम निकालें। काम तो निकल जाता है, हम्म, हमें अपना करियर बनाएंगे तो हमारी लाइफ निकलेगी। ये छोटा मोटा काम निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, फलाना कर लेंगे, नहीं। ये हमारा एक एम ये होना चाहिए कि हम कैसे करें। जैसे कि जब प्रमोद जी की मैं आपको बात बताऊंगी, एक आदमी मेरे ऊपर अगर इतना ट्रस्ट कर रहा है तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपना एक बेहतर जो मुझे आता है मैं उनके काम में ऑनेस्टी दिखा के उनको ये बताऊं कि मुझे क्या आता है। तो मैंने अपना काम दिखाया, तभी तो वो मेरे आज तक मित्र हैं। बिल्कुल। अगर मैं उनका काम ही सही नहीं करूं, सिर्फ अपना काम निकालूं, मेरा पैंतरा ऐसा नहीं है कि मैं अपना काम कैसे निकालूं। मैं सोचता हूं मैं वहां तक जाके उनको प्रूव कैसे करूं कि मैं क्या हूं। वो अगर आपने कर दिया और आप अपने पे टिके रहे, आपको कोई नहीं रोक सकता।